नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने बितान पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 आलो आंधारे नामक पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि बेबी हालदार द्वारा लिखा गया है। बच्चों, मैं अपने पिछले भागों में बताते आ रही हूँ कि बेबी हालदार एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत थी। उसने अपनी आत्मकथा आलो आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो कि उसके जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। सबसे कम उम्र में 13 वर्ष की आयु में भी विवाहित होकर, जबकि जीवन का सबसे संवेदनशील वह उम्र है, उस उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाना और फिर पति के अत्याचारों से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अकेली ही जीवन की सच्चाइयों का सामना करने के लिए अकेली बाहर निकल पड़ती है। जब बाहर निकलने पर, अकेले रहने पर उसे अपने तथा अपने परिवार की चिंताएं सताने लगती हैं कि किस तरह से इन लोगों का पालन पोषण होगा। और फिर इस तरह की औरतें जो कि पति के साथ नहीं रहती हैं, पति की द्वारा प्रतिकता या अकेले रहना, तो उन औरतों को समाज में क्या स्थान मिलता है, तरह तरह की बातें आस पड़ोस में, समाज में उनको सुननी पड़ती थी। और इस तरह लेखिका को अकेले रहता देख आस पड़ोस के लोगों द्वारा तरह तरह की बातें की जाती थी। लेखिका काम ढूंढने के चारों तरफ जाती थी, काम ढूंढने के लिए, और अंत में उसको एक जगह सुनील नामक व्यक्ति के माध्यम से तातुश का घर मिला, जहाँ की उसको पूरी सुख सुविधाएं मिली। तातुश के घर में उसको अपनी लड़की के समान व्यवहार किया जाता था और वह भी उनको अपने परिवार के समान ही प्रेम करके और उनके पूरे सुख दुख का ध्यान रखती थी। बेबी का बड़ा बेटा, जो कि उससे कुछ दिनों से अलग हो गया था, कहीं और रहता था और बेबी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तातुश ने यथासंभव पूरी कोशिश करके उस बेटे से उसको मिलवाया और उसकी भी उनको चिंता रहती थी। मतलब तातुश एक ऐसी व्यक्ति है कि जो बेबी के जीवन में इस तरह से आए कि उसकी पूरी दुनिया ही जैसे मानो बदल गई। एक लड़की के समान, एक परिवार के समान उसको प्यार मिला और परिवार के जो अन्य लोग थे, उनके जो बंधु थे, वह उसको लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। तातुश जब भी लेखिका यह कहती कि वह कहीं और काम करने जाएगी, तो तातुश उसको वहीं पे रोक लेते थे और कहते थे कि तुम्हें मैं पूरा जेब खर्च दे रहा हूँ, तो तुम्हें कहीं और काम करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें जो लिखने पढ़ने का काम दिया गया है वही तुम करो। इस तरह से बेबी का जीवन वहाँ पे चल रहा था। आगे की कहानी में बेबी बताती है कि तातुश उसको जेब खर्च देते थे और कहते थे कि मैं तुम्हें जेब खर्च देता हूँ, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें महीना दे रहा हूँ। जब लेखिका आगे कहानी बढ़ाती है कि मेरा जेब खर्च तब थोड़ा और बढ़ गया, मतलब उसके पैसे और बढ़ा दिए गए, जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर वे बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का रमन। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते, और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ भी चाहिए होता तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी, मतलब उनको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो कुछ नहीं कहते, बस बिस्तर में ही लेटे रहते। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना समझकर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी, खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उनसे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा,
उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रखनी होगी। उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमणदा पहले सोचता था कि मेरी कोई लड़की नहीं है। तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था, और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमणदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुस से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमणदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो मैं तो यह समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। बचपन में उसके बच्चों में वह लड़का लड़की में भेद नहीं कर पाए थे। रमणदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बदलेगा। उनकी बात मान करके मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से मुझे कई देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती कि तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहता है। तो और वहाँ कई जवान लड़के भी आते, उनमें कुछ बंगाली भी होते। जब बेबी ने पार्क में जाना शुरू किया तो वहाँ पे कई तरह की बातें उसको सुनने को मिलती थी। वहाँ पे वो बताती है कि वहाँ पे कुछ जवान लड़के भी आते थे, बंगाली लड़के, और वह उससे बातचीत करने का मौका चाहते थे और मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। यदि कोई स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहते तो उससे बात न करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अति बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें न करूं। तातुस ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते कि जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता है। जब बेबी पार्क में या बाहर निकलने का प्रयास करती तो अन्य लोग जो पार्क में आने वाले लोग थे उससे तरह तरह की बातें पूछती थी और बेबी अपने अतीत में नहीं झांकना चाहती थी। उसे वह सब बातें याद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पार्क में बेबी बताती है कि उन्होंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। उसके साथ वह कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली भी हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी। वयस का मतलब उम्र, उसकी उम्र कितनी थी? 20-22 की रही होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। बेबी उसके बारे में बहुत सोचती थी और वह सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा,
तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लग गए। लेखिका की बेबी ली हालदार की उस बंगाली लड़की से दोस्ती हो गई जिसका कि नाम सुनीति था। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी मामा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है यह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले वह पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि अगले दिन ही वह चली जाएगी। सुनीति एक दिन जो है वह छोड़ करके कहीं और चली गई। उसने मुझसे कहा था कि तुम कल अपना पता लिख कर ले लेना और मैं भी तुम्हें अपना पता दे दूँगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई लेकिन वह नहीं आई। वह चली गई है यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा और 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपने माँ के साथ आई है। मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर वह कर भी क्या सकती थी। जिनके यहाँ वह रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। सुनीति के न रहने से अब पार्क में उसका मन नहीं। सुनीति के न रहने पर लेखिका को पार्क में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसने पार्क जाना छोड़ दिया था। जितना समय वह कहती है कि मैं पार्क में बिताती थी अब वह समय वह पढ़ने लिखने में बिताने लग गई। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने फोटोकॉपी करा करके अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुस हठात एक दिन मुझसे बोली, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है। और उन्होंने तातुस ने मुझे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। वह चिट्ठी पढ़ करके उन्हें सुनाने लगे कि प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतना अच्छा तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच भी एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ और इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर अब वह संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान का मतलब है शब्दकोश, डिक्शनरी, अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी ऐसे मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ मैं यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई कि मैंने ऐसे क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। बेबी को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह इतना अच्छा है। वो कहती हैं कि उसमें अच्छा लिखने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में इतनी भूलें कि उसका कोई ठिकाना नहीं, तो फिर उन्हें अच्छा क्यों लगे। फिर तातुस से पूछा उन्होंने कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा। तो तातुस बोले
वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही मुझे नहीं दी है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अपनी माता पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। नातुस उसने समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो भी तुम कर रही हो तुम वही काम करो, तुम्हें अन्य बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों, आगे की कहानी मैं अब आपको अपने नेक्स्ट भाग में बताऊंगी, दूसरे भाग में बताऊंगी। आज यहीं पे पाठ समाप्त कर सकते हैं।